गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में वैद्युत चालन वाला जो पार्ट है उसमें एक सवाल कर रहा हूँ मैं, और इसी सवाल के द्वारा हम जो है आगे इसमें थ्योरी पढ़ाएंगे। तो एक सवाल है इसमें कि एक तार का प्रतिरोध कैपिटल आर है, एक तार का प्रतिरोध आर है, तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। इसमें दिया है हमको कि कोई तार है, माना जैसे कोई तार है, इस तार का जो प्रतिरोध है वो क्या है, कैपिटल आर, और इस तार को खींच दिया, खींच के इसको लंबा कर दिया। तो कितना लंबा किया, इसको खींचकर इतना लंबा किया कि इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर दें। यानी अगर ये पहले इसकी लंबाई थी L, तो अब नई लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, n इंटू L इतनी होगी। ठीक है, इसको इतना खींच दिया कि इसकी नई लंबाई जो है प्रारंभिक लंबाई की n गुनी हो गई। तो इसका अर्थ कि अगर हम नई लंबाई को L डैश मान लें तो L डैश का मान क्या आएगा, वो आएगा प्रारंभिक लंबाई इंटू n। ठीक हो गया। अब आपको क्या बताना है कि तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। कि अगर तार का प्रारंभिक प्रतिरोध कैपिटल आर था तो इसको खींचकर जब n गुना लंबा कर दिया तो इसका नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे, जो हमारे पास सूत्र था कि कैपिटल आर इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ए। इसमें रो क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध, आर क्या था, तार का प्रतिरोध, रो क्या था, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, एल क्या थी, लंबाई, ए क्या था, तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, पार्ट। अब इसमें इससे इस सूत्र से हम इसको निकालेंगे इसमें, पर इससे पहले हम यहां पर ये लेंगे, ये मानेंगे इसमें कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई एल है और नई लंबाई एल डैश है। ठीक है, जब हमने इसको खींच दिया तो खींचने पे क्या होगा, तार पतला हो जाएगा। पतला होने का अर्थ है कि जो ये तार की त्रिज्या होती है, तार की त्रिज्या भी चेंज हो जाएगी। तो हम ये मानेंगे, माना पहले स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में जो तार की त्रिज्या थी ये वाली, ये त्रिज्या R1 थी, और नई स्थिति में तार की त्रिज्या क्या हो जाती है, ये त्रिज्या ये R2 हो जाती है। ठीक है, ये वाली त्रिज्या। अब यहां पर यही मान रहे हम कि माना प्रारंभिक स्थिति में तार की लंबाई L1 एवं, या तार की लंबाई L मान लीजिए, L एवं अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या R है। ये मान लिया हमने R, और इसको मान रहे हम R डैश। ठीक हो गया कि प्रारंभिक स्थिति में तार की लंबाई L और इसकी त्रिज्या अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, त्रिज्या से मतलब है अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है, तार का प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R। नई स्थिति में यानी अंतिम स्थिति में तार को खींच दिया जब, तो नई स्थिति में तार की लंबाई L डैश एवं अनुप्रस्थ परिच्छेद की त्रिज्या R डैश है। यानी जब तार को खींच दिया तो या छोटा भी कर दिया तब भी फॉर्मूला लागू होगा कि तार को चेंज करने पे, तार की लंबाई चेंज करने पे नई लंबाई क्या आती है, L डैश, और उसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या क्या आती है, R डैश। ये वाली त्रिज्या, ये जो सर्किल बन रहा है इसकी त्रिज्या ये R डैश हो जाती है। अब ऐसा करने पे क्या होगा कि तार वही है, पदार्थ वही है,
तो इससे क्या होगा कि तार का जो प्रारंभिक आयतन होगा वही तार का नया आयतन होगा। हमने सिर्फ तार का रूप, तार में के आकार में परिवर्तन किया। पहले छोटा था, हमने इसको लंबा कर दिया। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, दो चीजें इसमें अपरिवर्तित रहेंगी। एक तो क्या, आयतन, एक घनत्व, और तीसरा द्रव्यमान। ठीक है, तो यानी तार का प्रारंभिक आयतन बराबर क्या होगा, तार का नया आयतन, या तार का प्रारंभिक द्रव्यमान बराबर तार का नया द्रव्यमान। तो हम किसी एक से इसको आगे हल करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ आयतन से कर रहे हैं, तो हम यहां पर क्या लेंगे कि तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का नई स्थिति में आयतन। जब ये इतना लिख दिया तो यहां पर लिख देंगे हम तार का प्रारंभिक आयतन। अब हम इसको बता रहे हैं, तार का प्रारंभिक स्थिति में तार का आयतन बराबर अंतिम स्थिति में तार का आयतन। अंतिम स्थिति में तार का आयतन। अब तार होता है बेलनाकार, तो बेलनाकार तार का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वहां पे आर क्या होता है, त्रिज्या, एच क्या होती है, ऊंचाई या लंबाई कह सकते हैं। तो यहां पर एच के स्थान पे क्या आ जाएगा, एल, और त्रिज्या के स्थान पे क्या आ जाएगा, आर। तो तार का प्रारंभिक आयतन किससे निकलेगा, बेलन के आयतन से। तो तार का प्रारंभिक आयतन के स्थान पे लिख देंगे हम पाई आर स्क्वायर, एच के स्थान पे आ जाएगा एल। ठीक है, ये तार का प्रारंभिक आयतन हो गया, बराबर तार का अंतिम स्थिति में आयतन। ये हो जाएगा वही, अंतिम स्थिति में भी तार क्या है, बेलन के रूप में है, तो उसमें यहां भी बेलन के आयतन से निकलेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो आर के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर डैश का स्क्वायर, ये आर डैश कर दीजिए, और एल के स्थान पे क्या आएगा, एल डैश। अब देखिए, इसमें पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहां पर हमारा आर स्क्वायर इंटू एल इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश। अब यहां से हम क्या निकाल देंगे कि ये एल डैश का मान निकाल सकते हैं। एल डैश माने नई लंबाई। ठीक है, तो या इसको ऐसा कर लो, आर स्क्वायर, इसको फिलहाल हम ऐसे रख देते हैं समीकरण को, इसका हम आगे कहीं पे यूज करेंगे। ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, वो जो फॉर्मूला हमने सबसे पहले लिखा था कि तार का प्रतिरोध, क्योंकि प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। इससे ए माने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो ए के स्थान पे क्या आएगा, ए के स्थान पे आएगा पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जो तार होता है, तार में जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आता है वो आता है वृत्त का क्षेत्रफल। ये है ए, ये, तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ए के पे पाई आर स्क्वायर रख देंगे, तो रो ये आ जाएगा हमारा आर इक्वल्स टू रो और एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये जो हमारा फॉर्मूला आया, इससे हम क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थिति में तार का प्रतिरोध निकालेंगे और अंतिम स्थिति में तार का प्रतिरोध इस सूत्र से निकालेंगे। और वो जो सूत्र आएंगे उनमें जो है समीकरण नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसमें कि प्रारंभिक स्थिति में तार का प्रतिरोध, प्रारंभिक स्थिति में तार का प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा
प्रारंभिक स्थिति में तार का प्रतिरोध हमको दे रखा क्या, कैपिटल आर, तो आर के स्थान पे आर रख दिया, इस सूत्र से आएगा, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दिया, तो समीकरण नंबर 2 से आर के पे आर रख दिया बराबर रो, रो क्या है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि तार का पदार्थ चेंज नहीं हो रहा है, ये अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों में रो का मान रो ही रहेगा, ठीक है। एल, एल माने तार की प्रारंभिक लंबाई, वो हमने यहाँ एल मानी हुई है, अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, त्रिज्या, तो हमने यहाँ भी त्रिज्या क्या मानी, प्रारंभिक स्थिति में आर ही मानी है, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 3 लिख देते हैं, तार का प्रारंभिक प्रतिरोध निकल गया। अब इसके बाद तार का अंतिम स्थिति में प्रतिरोध, तो अंतिम स्थिति में प्रतिरोध क्या आएगा, देखिए इसमें अंतिम स्थिति में तार का प्रतिरोध, अंतिम स्थिति में तार का प्रतिरोध माना हम क्या मान रहे हैं, आर डैश मान रहे हैं, कैपिटल आर डैश, ये अंतिम स्थिति में माना तार का प्रतिरोध है और इसी का हमने मान निकालना है। तो कैपिटल आर डैश बराबर होगा क्या, रो इंटू लंबाई, तो लंबाई क्या अंतिम स्थिति में, एल डैश बट्टे पाई आर डैश स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर में क्या आएगा, पाई इंटू आर डैश स्क्वायर। अब ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, यहां पर समीकरण नंबर 4 में समीकरण नंबर 3 से डिवाइड कीजिए, तो समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पे कि बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, मैं इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4 में इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड अपॉन दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अपॉन दिस राइट हैंड साइड, तो ये आ जाएगा आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा रो, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, जाएगा चलो रो एल अपॉन रो एल डैश, ये वाला ये अपॉन ये आ जाएगा आर डैश अपॉन आर इक्वल टू ये पार्ट अपॉन ये पार्ट, तो ये पार्ट क्या, रो एल डैश अपॉन पाई आर डैश स्क्वायर, आर डैश को यहां पर लिखते हैं हम, अपॉन ये वाला पार्ट रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये वाला पार्ट। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट इंटू फोर्थ न्यूमरेटर में और सेकंड इंटू थर्ड डिनोमिनेटर में आएगा, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ, तो ये आ जाएगा आर डैश अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल डैश इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इंटू दिस विल बी ऑन न्यूमरेटर एंड दिस एंड दिस विल बी ऑन डिनोमिनेटर, तो रो एल इंटू पाई आर डैश स्क्वायर। अब देखिए इसको आगे हल कीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा आर डैश अपॉन आर इक्वल टू रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा, वैसा वैसा रहेगा, तो इसलिए रो से रो कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया एल डैश अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं आर अपॉन आर डैश पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर ऑफ आर अपॉन आर डैश। अब यहां पर आगे कैसे हल करेंगे, एल की वैल्यू, एल मतलब प्रारंभिक लंबाई, ये हमको दे रखा है, ये हमको दिया हुआ है, एल डैश मतलब नई लंबाई, ये भी हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर माना 5 मान दे रहे हैं,
तो इसमें हम समीकरण नंबर 1 का यूज करेंगे। और समीकरण नंबर 1 का यूज कैसे करेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी उसको देखिए। समीकरण 1 थी आर स्क्वायर इंटू एल इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश, ये था समीकरण नंबर 1। इससे क्या कीजिए, या तो आर स्क्वायर का मान निकालिए या आर डैश स्क्वायर का मान निकाल दीजिए। तो वही हम यहां पर कर रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान निकाल रहा हूं, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश अपॉन एल। तो समीकरण 1 से ये आर स्क्वायर मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में रखने पे तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो ये आर स्क्वायर है मतलब ये वाला, इसको हम ऐसा रख सकते हैं, ये देखिए आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। तो आर स्क्वायर के पे हम ये वाली वैल्यू रख देंगे, आगे इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान रखें ये जो आया ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम याद रख के इस प्रकार के कई सवाल कर सकते हैं, ये वाला। तो इसको हम आगे हल कर रहे हैं कि आर डैश अपॉन आर इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर के स्थान पे रख दीजिए कि आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश अपॉन एल। ये क्या रखा, आर स्क्वायर के स्थान पर रख दिया। आर स्क्वायर के स्थान पे क्या रखा हमने, ये वाली वैल्यू आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश अपॉन एल, और इसमें आर डैश स्क्वायर की वैल्यू रख दी। अब ये आर डैश स्क्वायर, ठीक हो गया। हमने क्या किया, इस वाली समीकरण में आर स्क्वायर के स्थान पे ये वाला मान रख दिया। तो ये क्या है, आर डैश अपॉन आर इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू ये रख दिया हमने, ये वाली, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमने यहां से रख दी अपॉन आर डैश स्क्वायर, ये आ गया। तो अब यहां देखिए आर डैश स्क्वायर से आर डैश स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया आर डैश कैपिटल आर डैश अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश अपॉन एल। इससे क्या आ गया हमारे पास, अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया लास्ट में, ये जो आया था ये आया एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश अपॉन एल। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आर डैश अपॉन आर इक्वल टू एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये क्या आ गया, अंतिम लंबाई प्रारंभिक लंबाई। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें एल डैश के स्थान पे क्या रख देंगे हम, एन इंटू एल। क्यों, क्योंकि हमें दिया था अंतिम लंबाई प्रारंभिक लंबाई की एन गुनी है। तो यानी प्रारंभिक लंबाई एल थी, उसको एन से गुणा कर दो तो क्या आएगी, अंतिम लंबाई। तो इसमें एल डैश बराबर क्या रखना, एन इंटू एल रखने पर ये रख देना है बस। अगर तार की लंबाई दुगुनी करते तो हम एल डैश बराबर रखते 2l, तिगुनी करते तो एल डैश बराबर रखते 3l, चार गुनी करते तो हम एल डैश बराबर रखते 4l। तो वो वहां पे ये मान आ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो एल डैश के स्थान पे एन इंटू एल रखने पे ये क्या आ जाएगा, आर डैश अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू एल डैश के स्थान पे क्या आएगा, एन इंटू एल अपॉन एल का होल स्क्वायर। एल से एल कैंसिल हो गया और ये हल करने पे आ गया आपका आर डैश अपॉन आर इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास अब आंसर आ गया कि आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर, यानी अंतिम प्रतिरोध, अंतिम प्रतिरोध
बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर इंटू प्रारंभिक प्रतिरोध। ठीक हो गया। यानी अगर किसी तार की लंबाई को खींचकर n गुना कर दें, अर्थात उसकी बाद की लंबाई उसकी पहले की लंबाई की क्या हो जाए, n गुनी हो जाए। पहले की लंबाई l हो तो बाद की लंबाई क्या होगी, n इंटू एल हो जाएगी। तो यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई पहले की n गुनी कर दें तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, वो प्रारंभिक प्रतिरोध के n स्क्वायर गुने के बराबर होगा। जैसे कि अगर हम लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं, लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं तो n के स्थान में क्या आएगा, 2। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, वो होगा 2 का वर्ग मतलब 4, 2 का वर्ग मतलब 4, तो वो हो जाएगा पहले वाले प्रतिरोध का 4 गुना। ठीक है, तो लंबाई को 2 गुना कर देने पर अंतिम प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाता है। लंबाई को 4 गुना कर देने पर n का मान 4 कर दो, तो लंबाई को 4 गुना कर देने पे जो अंतिम प्रतिरोध आएगा r डैश, वो प्रारंभिक प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, ये अंतिम प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। कब, जब लंबाई को 4 गुना कर देंगे तो अंतिम प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 स्क्वायर गुना हो जाएगा, 4 स्क्वायर गुना, यानी 4 स्क्वायर मतलब 16 गुना। ठीक हो गया। तो इस वाले सवाल में क्या चेंज हुआ है, केवल लंबाई चेंज हुई है। कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा सवाल आता है कि यदि तार को खींचकर उसकी त्रिज्या आधी कर दी जाए या 1/2 दुगनी कर दी जाए। ठीक है, तार को इस प्रकार से मोड़ दिया कि इसकी त्रिज्या 2 गुनी कर दें, या तार को खींच के इसकी त्रिज्या क्या कर दें, 1 आधी कर दें, या 1/n गुनी कर दें, तो तब नया प्रतिरोध क्या होगा, उसके लिए हम एक सवाल कर रहे हैं। यहां से तो क्या गया कि तार को खींचने पे नया n गुना कर देने पर नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाता है। ठीक है, अगर लंबाई में चेंज हुआ। अब सेकंड केस, यदि तार को खींचकर उसकी त्रिज्या पहले की आधी कर दें या 1/3 कर दें, हमने लिखा 1/n गुनी कर दें, तब नया प्रतिरोध क्या होगा। तब नया प्रतिरोध क्या होगा। तो ऐसे सवालों में हम इसी तरीके से करेंगे कि तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R, नया प्रतिरोध कैपिटल R डैश, प्रारंभिक लंबाई L स्मॉल l, नई लंबाई L डैश, प्रारंभिक त्रिज्या स्मॉल r और अंतिम त्रिज्या स्मॉल r डैश है। फिर वही होगा कि तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का अंतिम आयतन, उसी तरीके से करेंगे जैसे यहाँ पर किया है। और तब वैसा करने पे हमने एक सूत्र निकाला था। यहां पर क्या आ गया, यहां पर पहले तो देखिए तार की प्रारंभिक त्रिज्या हम क्या ले लेंगे, R, तो नई त्रिज्या क्या हो जाएगी, R डैश बराबर क्या होगा, पहले की त्रिज्या की कितनी, 1/n गुनी, तो यानी पहले की त्रिज्या R है तो उसका 1/n गुना, तो यानी क्या आ जाएगा, R डैश के स्थान पे हम क्या रख देंगे, R/n, ये होगा। R डैश का मान क्या होगा, R/n के बराबर होगा। स्मॉल r क्या है, त्रिज्या है। अब यहां पर हम वही कि तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का अंतिम आयतन, और उससे क्या आएगा कि तार का प्रारंभिक आयतन बराबर तार का अंतिम आयतन, और इससे अगर हम आगे हल करें तो यह अर्थ हमारा प्रारंभिक आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल इक्वल टू अंतिम आयतन पाई आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश, और इसको हल करके हमारा आया था आर स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश। फिर यहां से हम क्या करेंगे, हम यहां से वही मान इसका हम कहीं पे यूज करेंगे बाद में। तो अब आगे हमने एक सूत्र निकाला था,
इसको हम समीकरण नंबर 1 रख देंगे। तब हमने एक सूत्र निकाला था कि अगर अंतिम प्रतिरोध R डैश है, प्रारंभिक प्रतिरोध R है, तो अंतिम प्रतिरोध बटे प्रारंभिक प्रतिरोध बराबर हमने निकाला था अंतिम लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई इंटू पहले की त्रिज्या का स्क्वायर बटे बाद की त्रिज्या का स्क्वायर। ये हमने किया था, ठीक है। ये सूत्र अभी हमने पहले निकाला था, तो उसी प्रकार से करेंगे। और ये फॉर्मूला कहां से आया था? इससे कि R इक्वल टू रो L अपॉन पाई R स्क्वायर से। पहले इस फॉर्मूले को हम पहले प्रारंभिक स्थिति में लागू करेंगे, R कैपिटल R बराबर रो L अपॉन पाई R स्क्वायर। अंतिम स्थिति में लागू करेंगे R डैश बराबर रो L डैश अपॉन पाई R डैश स्क्वायर। तब उनको डिवाइड करके ये आएगा, ठीक है। अभी हमने किया था। अब देखिए इसमें यहां पर क्या है, जो ये आया हुआ है आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर के स्थान पे हम यहां से वैल्यू निकाल देंगे कि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा। यहां से हम निकाल आर स्क्वायर इक्वल टू आर डैश स्क्वायर एल डैश अपॉन ये यहां चल जाएगा एल। तो यहां से हम ये वाली वैल्यू कि आर स्क्वायर बराबर क्या, आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश अपॉन एल, ये मान हम कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे आर स्क्वायर के स्थान पे। तो हमारे पास आ जाएगा कि इसको हम समीकरण नंबर माना 2 रख रहे हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से आर स्क्वायर का मान रखने पर, ठीक है, कि जो समीकरण नंबर 2 आ रही थी, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम आर स्क्वायर का मान यहां समीकरण नंबर 1 से रखेंगे। तो समीकरण नंबर 1 से हमने निकाला था, ये कहां से आया था, प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन से ये फॉर्मूला हमने निकाला था, ठीक है। तो आर स्क्वायर का ये मान यहां रखिए, तो हमारे पास आ जाएगा आर डैश अपॉन आर इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, ये वाला मान आर स्क्वायर की पे क्या गया, आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश अपॉन एल, ठीक हो गया। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर इक्वल टू आर डैश स्क्वायर इंटू यहाँ एल डैश रहा होगा अपॉन एल। तो ये मान हमने आर के स्क्वायर के स्थान पे ये वाला मान यहाँ से यहाँ रख दिया। तो हमारे पास आ गया कैपिटल आर डैश अपॉन आर, ये आ गया इक्वल टू एल डैश अपॉन एल, ये आ गया इंटू आर स्क्वायर, ये भी आ गया कि आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश अपॉन एल, और अपॉन में क्या यहाँ ये भी है अभी, तो ये आर डैश स्क्वायर। अब देखिए आर डैश स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, नहीं कुछ इसमें अभी मिस है। यहां पर देखिए थोड़ा, समीकरण नंबर 1 क्या थी, समीकरण नंबर 1 थी हमारी आर स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश, ये समीकरण नंबर 1 थी। इससे हम किसका मान निकालेंगे, इससे हम निकालेंगे यहां पर इसका मान निकाल दो, एल का मान निकालिए, ठीक है। एल इक्वल टू आ जाएगा हमारा आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश अपॉन आर स्क्वायर, ये मान लिखिए। ये ध्यान दें, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी उसका मान निकालना। जैसे लंबाई है, लंबाई के बारे में आप कोई जानकारी नहीं दे रखी तो लंबाई का मान निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां से समीकरण 1 से एल का मान कहां रख देंगे, इस समीकरण में रखेंगे। किस समीकरण में, ये वाला आर डैश अपॉन आर इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर में रखने पर यहां रख दीजिए, ऐसा होना उसमें, ठीक है। बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ऐसा होना है।
यहां से क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से किसका मान निकालना है, जिसके बारे में जानकारी नहीं। यहाँ त्रिज्या के बारे में जानकारी दे रखी है तो लंबाई का मान निकालना है। तो लंबाई का मान निकाला, एल का मान, चाहे एल का निकाली चाहे एल डैश का निकाली, दोनों से हो जाएगा। तो एल का मान निकाला, यहाँ रखा, ठीक है। तो एल का मान जो निकालेंगे वो मान हम इस सूत्र में रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कि आर डैश अपॉन आर इक्वल टू एल डैश अपॉन एल। अब एल का मान ये रखिए, ये वाला क्या है, एल का मान आर डैश स्क्वायर इंटू एल डैश अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये एल का मान रखा, आर डैश स्क्वायर ये आ गया, एल डैश ये आ गया, अपॉन आर स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर, ये हो गया। अब सही आ गया ये। इसको आगे सॉल्व कीजिए। तो यहां देखिए एल डैश से एल डैश कैंसिल हो गया, ठीक है। जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लंबाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आर डैश अपॉन आर इक्वल्स टू, यहां मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा आर अपॉन आर डैश होल टू द पावर 4। ये आर स्क्वायर आर टू द पावर 4, आर डैश स्क्वायर आर डैश की पावर 4। अब हम यहां से आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो आर डैश अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू आर अपॉन आर डैश की वैल्यू क्या थी, हमें दिया है कि आर डैश इक्वल टू क्या है, आर अपॉन एन, ये हमने निकाला था। तो आर डैश बराबर आर अपॉन एन, ये मान जो हम यहाँ पर आर डैश के स्थान पर रख देंगे आर अपॉन एन, क्योंकि जो है तार को इतना खींचा कि उसकी नई त्रिज्या पहले की 1 अपॉन एन गुनी हो गई। तो पहले की त्रिज्या एन, तो नई त्रिज्या क्या होगी, आर इंटू 1 अपॉन एन, यानी आर अपॉन एन, ठीक है। तो आर डैश के स्थान पर आर अपॉन एन रख दिया और इसकी पावर 4 कर दी। तो यह आ गया हमारे पास कैपिटल आर डैश अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू, ये हो जाएगा n टू द पावर 4। r से r कैंसिल हो जाएगा, ये n न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये n टू द पावर 4। तो हमारे पास आ गया r डैश इक्वल टू n टू द पावर 4 इंटू r, यानी नया प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध के n टू द पावर 4 गुने के बराबर होगा, ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे यदि हम त्रिज्या आदि कर दें, यदि त्रिज्या यानी यदि तार को इतना खींचा जाए कि यदि त्रिज्या क्या हो जाए, आधी हो जाए, तो तब जो है, तो तब उसका मतलब है कि जो आर डैश है वो किसके बराबर होगा, पहले की त्रिज्या का आधा। ये मतलब है, ये है कंडीशन कि यदि हम तार को इतना खींच दें कि नई त्रिज्या पहले की त्रिज्या की आधी हो जाए, यानी आर डैश बराबर आर अपॉन 2, तो तब क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहां पर n के स्थान पे क्या दे रखा है, n के स्थान पे क्या आ गया, वहां पर क्या था सूत्र में, आर डैश बराबर आर अपॉन एन था। तो यहां पर n था, तो यहां क्या आ गया, 2 आ गया। तो n के स्थान पे आ गया 2। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में 2 रख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा तब, आर डैश इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4 इंटू आर, यानी आर डैश इक्वल टू 16, 2 की पावर 4 16 आता है, 16 इंटू आर। अर्थात अगर हम त्रिज्या को क्या कर दें, आधा कर दें, तो नए तार का प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का 16 गुना हो जाएगा, यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यानी तार को पतला कर दें तो प्रतिरोध बढ़ गया, पहले का प्रतिरोध आर था, बाद का प्रतिरोध क्या हो गया 16R, यानी प्रतिरोध बढ़ गया है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि कैपिटल आर इक्वल टू क्या था, रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये एक स्थान पे, यानी त्रिज्या कम कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर त्रिज्या आधी कर दी, तो आधी कर दी तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आधा करो इसका, तो 1/2 का स्क्वायर करके आगे हम सॉल्व करें तो उसमें क्या आएगा कि त्रिज्या को आधा कर देने पे जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, वो 16 गुना हो जाएगा,
ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ये सवाल जो है एक बार पहले बोर्ड में भी आया हुआ है कि किसी तार को इतना खींचा जाता है कि उसकी त्रिज्या पहले की 1/2 गुनी में आती है। ठीक है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो तार का नया प्रतिरोध होगा पहले के प्रतिरोध का 16 गुना। और अगर हम इसको हल करें तो हल करने के लिए हम जो मैंने विधि बताई उससे हम इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि त्रिज्या में चेंज हो रहा है तो सूत्र क्या आएगा? r डैश बराबर n⁴ इंटू r। तब तार का प्रतिरोध ये हो जाएगा जब किस में चेंज होगा? त्रिज्या में चेंज होने पर। ठीक है, और यदि लंबाई में चेंज हो, लंबाई में चेंज होने पर तार का जो प्रतिरोध होगा, नया प्रतिरोध r डैश वो हो जाएगा, वो आया था हमारा n² इंटू r। ये ठीक हो गया। इस वाले सवाल में ध्यान दें, इस वाले में त्रिज्या जो है 1/n गुनी कर देने पर, त्रिज्या 1/n गुनी कर देने पर प्रतिरोध क्या होता है? नया प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध का n⁴ गुना हो जाता है। ठीक है, अब यदि लंबाई n गुनी कर दें तो नया प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध का n² गुना हो जाता है। थोड़ा यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर त्रिज्या कितनी गुनी की थी? नई त्रिज्या 1/n गुनी, तो नया प्रतिरोध क्या हुआ? पहले वाले प्रतिरोध का n⁴ गुना। यदि नई त्रिज्या यानी तार को हमने मोड़ के मोटा कर दिया तो नई त्रिज्या जो आई r डैश वो पहले की त्रिज्या की n गुना हो गया। यदि तार को मोड़ का मोटा कर दिया तो नई त्रिज्या पहले की त्रिज्या की n गुनी हो गई। तो ऐसी स्थिति में नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो ऐसी स्थिति में नया प्रतिरोध हो जाएगा r डैश बराबर n के स्थान पे क्या आ जाएगा? 1/n आ जाएगा, क्योंकि जब त्रिज्या 1/n थी तो प्रतिरोध में क्या अर्थ था? यहाँ पर n अर्थ था, यानी इसका उल्टा अर्थ था। अब त्रिज्या क्या हो गई? n गुनी कर दी, तो यहाँ पर n के स्थान पे 1/n आ जाएगा, 1/n⁴ इंटू r हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर तार को मोड़कर इतना मोटा कर दिया कि उसकी त्रिज्या पहले की त्रिज्या की n गुनी हो गई, तो नया प्रतिरोध पहले वाले प्रतिरोध का 1/n⁴ गुना हो जाएगा। तो इसको जरा दोबारा, इस सवाल को आप एक बार समझ के दोबारा अगर हम इसको रिवीजन करें तो आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।